स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास में। पिछले क्लासों में हमने लोक प्रशासन का उद्भव और विकास से संबंधित 2 क्विज किए थे। आज हम क्विज नंबर 3 करेंगे लोक प्रशासन का उद्भव और विकास का। आप में से जो भी छात्र स्टूडेंट BA, MA, नेट, सेट, JRF, PGT और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये लेक्चर अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आप में से जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो क्विज स्टार्ट हो गया है। पहला प्रश्न है, मानव संबंध विचारधारा का संबंध किससे है? तो मानव संबंध विचारधारा का संबंध एल्टन मेयो से है। हर्बर्ट साइमन निर्णय निर्माण से जुड़े हुए हैं। टेलर वैज्ञानिक प्रबंधवाद से जुड़े हुए हैं। लूथर गुलिक जो हैं वो द्वितीय चरण से संबंधित विद्वान हैं जिन्होंने पोस्ट कॉर्ब की अवधारणा दी थी। तो आप मानव संबंध विचारधारा जो है वो मानव का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अध्ययन करती है और अनौपचारिक कारकों पर, संगठन के अनौपचारिक कारकों पर बल देती है। क्या होते हैं हम इसको जल्दी अभी अगले जो प्रश्न आएंगे उसमें हम इसको समझेंगे। हार्थोन प्रयोग का संबंध किससे है? तो हार्थोन प्रयोग का संबंध एल्टन मेयो से है। ये हार्थोन एक जगह है जहाँ पर एल्टन मेयो ने अपने प्रयोग किए थे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एल्टन मेयो। एल्टन मेयो ने यहाँ पे जो प्रयोग किए थे 1924 से लेकर आपका 1932 के मध्य किए थे और 4 प्रयोग इन्होंने किए थे। उनका हम अभी जिक्र करेंगे, जिसमें था एक महान प्रकाश प्रयोग, दूसरा था रिले असेंबली टेस्ट रूम प्रयोग, तीसरा था व्यापक साक्षात्कार और चौथा था बैंक वायरिंग प्रयोग। पहला जो था महान प्रकाश प्रयोग, तो 2 अलग अलग टीमें बनाई गई, 2 अलग अलग कक्ष बनाए गए। एक कक्ष में प्रकाश की व्यवस्था की गई, दूसरे में प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी और जांचने की कोशिश की गई कि भाई इसका उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ता है प्रकाश का। इसी वजह से इसको महान प्रकाश प्रयोग कहा गया। इस प्रयोग के द्वारा ये पाया गया कि भाई प्रकाश का उत्पादन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है या ना के बराबर फर्क पड़ता है। दूसरा था रिले असेंबली टेस्ट रूम। इसके अंतर्गत भी 2 कक्ष थे और एक कक्ष के अंतर्गत सुविधाएं नहीं थी, दूसरे के अंतर्गत पर्याप्त सुविधाएं दी गई, जैसे प्रकाश, पंखा, हवा, पानी पीने की व्यवस्था, टाइम टू टाइम लंच ब्रेक, शौचालय वगैरह की सुविधा। इस तरह से कई सारी सुविधाएं दी गई और दूसरे कक्ष में ऐसी सुविधाएं नहीं दी गई और जांचने की कोशिश की गई कि भाई उत्पादन पर इन सुविधाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन उसमें भी जो निष्कर्ष निकला वो यही निकला कि इन सब चीज़ों का भी उत्पादन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा जो प्रयोग था वो था व्यापक साक्षात्कार। व्यापक साक्षात्कार के अंतर्गत प्रबंधन के सामने मजदूरों का इंटरव्यू लिया गया। प्रबंधन ने मजदूरों से उनके बारे में पूछा, उनके परिवार के बारे में पूछा और बाद में प्रश्न किया कि भाई आप इस कंपनी में काम करते हैं तो आप कंपनी में और बेहतर या उत्पादन बढ़ाने के लिए आप क्या सुझाव देते हैं, आपके हिसाब से और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। तो जैसे ही इस तरह का साक्षात्कार किया गया, मजदूरों के अंतर्गत ये भावना उत्पन्न हुई कि ये कंपनी हमारी फिक्र करती है और हम भी कंपनी के संगठन के सदस्य हैं। जैसे ही ये अपनत्व की भावना आई तो उत्पादन बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे जो कर्मचारी थे वो संगठन को अपना संगठन समझने लगे और उन्होंने उत्पादन बढ़ाया। तो व्यापक साक्षात्कार से का नतीजा ये निकला कि जो आदमी जो होता है वो आर्थिक मानव नहीं होता है, वो सामाजिक मानव भी होता है और उसको मनोवैज्ञानिक कारक भी प्रभावित करते हैं।
चौथा जो प्रयोग था वो बैंक वायरिंग प्रयोग था, अर्थात कोई भी संगठन हो वहाँ पर लोगों के अंतर्गत एक सामाजिक समूह बनाने की, जिसे अनौपचारिक संगठन कह सकते हैं, बनाने की एक प्रक्रिया होती है। हर संगठन में अनौपचारिक तत्व होते हैं जो उत्पादन को प्रभावित करते हैं। इस प्रयोग के अंतर्गत इन्होंने पाया, एल्टन मेयो ने, कि किसी भी संगठन में लोग अनौपचारिक समूह बना लेते हैं और ये अनौपचारिक समूह उत्पादन को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए किसी भी संगठन में आप जाएंगे तो लोग एक समूह बनाते हैं और वो आपस में डिसाइड करते हैं कि हम इतना उत्पादन करेंगे, इससे अधिक उत्पादन नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए एक शर्ट बनाने वाली कंपनी में लोगों ने, कर्मचारियों ने मिलकर एक अनौपचारिक समूह बना लिया जिसका वर्णन कहीं भी नहीं है, और ये अनौपचारिक समूह कहता है कि हम सबकी सैलरी 15-15 हज़ार रुपये है और हम दिन में सिर्फ 5 शर्ट बनाएंगे, कोई भी छठा शर्ट नहीं बनाएगा। अगर कोई एक छठा शर्ट बना देगा तो बाकी सबको 6 शर्ट ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि मालिक पूछेगा कि जब ये 6 शर्ट बना सकता है तो आप क्यों नहीं। तो इस तरह से ये क्या करते हैं कि एक अनौपचारिक समूह बना लेते हैं और उत्पादन को प्रभावित करते हैं। ठीक है। मानव संबंध दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये अनौपचारिक संगठन पर बल देता है। लोक प्रशासन के विकास के किस चरण में लोक प्रशासन के समक्ष पहचान का संकट उत्पन्न हो गया? तो प्रथम चरण था राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन था, जो 1827 से लेके 1926 तक चला। द्वितीय चरण जो था 1927 से लेके 1938 तक चला, 36 तक चला, 36 या 37। तृतीय चरण जो था 1937 से लेके 1948 के में चला। तो चतुर्थ चरण जो था वो उसके बाद स्टार्ट होता है, 48 के बाद से। तो प्रथम चरण के अंदर राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन की बात की गई। द्वितीय चरण के अंतर्गत आपका सिद्धांतों का निर्माण हुआ। तृतीय चरण के अंतर्गत जो आपका तृतीय चरण के अंतर्गत उन सिद्धांतों को चुनौती मिली जिनका निर्माण द्वितीय चरण में हुआ था। और तृतीय चरण के प्रमुख विद्वान थे हर्बर्ट साइमन, जिन्होंने सिद्धांतों को मुहावरा कहा, लोकोक्तियाँ कहा। ड्वाइट वाल्डो थे, जिन्होंने 3 कमियों को उजागर किया जिसके कारण से राजनीतिक प्रशासन का विज्ञान नहीं बन सकता है। और चतुर्थ चरण जो था वो था पहचान का संकट, क्योंकि अब जब आलोचनाएं होने लगी उन सिद्धांतों की, तो लोक प्रशासन के विषय के समक्ष एक जो स्वतंत्र पहचान बनी थी उसको चुनौती मिल गई, उसके संकट उत्पन्न हो गया कि ये राजनीतिक प्रशासन को विज्ञान माना जाए या ना माना जाए। और प्रथम चरण में जैसे के बाद जब द्वितीय चरण आया था तो बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स ने लोक प्रशासन के ऊपर तेज़ी से काम करना चालू किया। नए नए सिद्धांत बनने लगे, विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन विषय पढ़ाया जाने लगा। रिसर्च स्कॉलर्स ने रुचि दिखाई क्योंकि एक नई चीज़ थी, छात्रों के अंदर जिज्ञासा थी पढ़ने की। लेकिन तृतीय चरण में जैसे ही आलोचनाएं चालू हुई तो चौथे चरण में वो सारे छात्र, पीएचडी स्कॉलर्स और जो प्रशासन पढ़ रहे थे उन्होंने कहा कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अब उसकी पहचान ही नहीं है। कुछ लोग इसको विज्ञान मानते ही नहीं है, तो काफ़ी लोगों का मन टूटा कि भाई हम ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसकी पहचान ही नहीं है। तो इस वजह से ये जो था ये पहचान का संकट उत्पन्न हो गया। इस कारण से कुछ छात्र तो राजनीतिक विज्ञान की तरफ वापस लौट गए। उन्होंने कहा कि हम लोक प्रशासन का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत ही करेंगे। कुछ छात्रों ने कहा नहीं, हम प्रशासन को विज्ञान की तरह ही पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से ये 2 धाराएं बट गई इस दौरान। तो इसी वजह से एक पहचान का संकट उत्पन्न हो गया। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट शब्द किसने दिया? तो ये क्रिस्टोफर हुड ने दिया था सबसे पहले, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ठीक है।
आप सब लोग याद रखेंगे। लोक प्रशासन के विकास के चतुर्थ चरण को किस नाम से जाना जाता है ना। तो चौथा चरण जो था उसको पहचान का संकट या स्वरूप की संकटावस्था, क्योंकि दिक्कत ये हो गई थी कि तृतीय चरण में सिद्धांतों की जो आलोचना हुई थी, है ना, उसके कारण से अब बहुत सारे विद्वान जो थे वो इन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। वो राजनीतिक, उन्होंने कहा कि हमें अगर प्रशासन के बारे में पढ़ना होगा तो हम राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ेंगे, है ना। तो इस वजह से कहीं ना कहीं संकट, इसकी अब जो अलग स्वतंत्र पहचान थी उसको चैलेंज मिल गया, संकट खड़ा हो गया। कथन, चतुर्थ चरण में लोक प्रशासन ने एक पृथक पहचान खो दी, खो दी। चतुर्थ चरण में लोक प्रशासन ने एक पृथक पहचान खो दी। कारण, आलोचनाओं और चुनौतियों के कारण लोक प्रशासन का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। जर्नल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1956 के अंतर्गत। तो ये एक ऐसा जर्नल था जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव का लोक प्रशासन विज्ञान के बारे में यहाँ पे काफ़ी सारे जर्नल छपा करते थे, नई नई रिसर्च छपा करती थी। तो ये इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। परिवेशीय दृष्टिकोण का संबंध किस विद्वान से? तो ये F.W. रिक्स हैं जो इस परिवेशीय दृष्टिकोण से, इकोलॉजिकल मॉडल से जुड़े हुए हैं। लोक प्रशासन के 5वें चरण को किस नाम से जाना जाता है? तो अंतर्विषयी या अंतर अनुशासनात्मक के नाम से जाना जाता है। इस अब हुआ ये कि जब राजनीतिक प्रशासन को के अस्तित्व का पहचान का संकट आ गया, अस्तित्व का स्वरूप का संकट खड़ा हो गया, तो कुछ विद्वान राजनीति के तहत चले गए, राजनीति विज्ञान में इसका अध्ययन करने के लिए आगे बढ़े, और बहुत सारे विद्वान जो थे वो एक अलग विषय के रूप में इसका अध्ययन करने लगे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने और जो साइंस है, चाहे वो समाजशास्त्र है, चाहे वो अर्थ विज्ञान है ना, अर्थशास्त्र है, चाहे वो राजनीतिक विज्ञान है, चाहे वो विधि शास्त्र है, कानून, लॉ, है ना, तो वहाँ से थ्योरीज इस्तेमाल करने लगे, वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को खींचकर लोक प्रशासन के अंतर्गत लेकर आए, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं अंतर्विषयी या अंतर अनुशासनात्मक, मतलब अन्य विषयों का जो अनुशासन है उसका प्रयोग करने लगे, ठीक है। तो आज की डेट में तो शायद ही कोई ऐसा सब्जेक्ट हो कि जो ये सब चीज़ ना यूज़ करता हो, ठीक है। तो हर एक विज्ञान यूज़ करता है। हम जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको देने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो एग्जाम्पल के लिए आप संचार सिद्धांत ले सकते हैं, है ना। संचार सिद्धांत जो है आपका, या व्यवस्था सिद्धांत ले सकते हैं कि जैसे व्यवस्था सिद्धांत जीव विज्ञान में आया, समाजशास्त्र में आया, फिर लोक प्रशासन में आया, फिर तुलनात्मक राजनीति में आया। तो इस तरह से आप क्या करते हैं कि अन्य विषयों की जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ करते हैं। इसी को अंतर्विषयी या अंतर अनुशासनात्मक कहा जाता है। तो लोक प्रशासन के 5वें चरण में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस चरण के अंतर्गत लोक प्रशासन अंतर्विषयी या अंतर अनुशासनात्मक हो गया, तो वो कौन सा चरण था? वो 5वां चरण था, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई क्वेश्चन गलत ना हुआ हो, ये भी अति आवश्यक है। तो सारे क्वेश्चन सही हैं। आप लोगों को अगर कुछ ना समझ में आया हो या कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो अभी के लिए इतना ही, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर से।